तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा गणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके पास आएगा 26 जनवरी को ये वीडियो आपके पास आ जाएगा। और आज हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं के शेप इकोनॉमिक रिकवरी, है ना। पिछले जो वीडियो में हमने डिस्कस करी थी वी शेप इकोनॉमिक रिकवरी, और आई होप कि आपको वो सही तरीके से समझ में आ गई होगी। थोड़ी थोड़ी इकोनॉमिक्स की चीज़ें हैं। हमसे कोई इकोनॉमिक्स का, देखो हम लोग क्या बनते हैं, हम लोग सामान्यज्ञ बनते हैं। आप लोगों ने मेंस के सिलेबस में पढ़ा भी होगा कि सामान्यज्ञ बनाम विशेषज्ञ का विवाद अपने चलता है, और हम जो ऑफिसर्स बनते हैं उनको विशेषज्ञ कम चाहिए होते हैं, स्पेशलिस्टों की ज़रूरत नहीं होती, सामान्यज्ञ की ज़रूरत होती है। सामान्यज्ञ क्या होता है, जिसको हर चीज़ का थोड़ा थोड़ा नॉलेज हो। इसीलिए तो हमारा मतलब सिलेबस इतना वाइड कर दिया। पहले हमें क्या होता था, ऑप्शनल होता था, एक पेपर जीके का लगता था, राजस्थान का लगता था, ऑप्शनल होता था। बट अब हमारे क्या कर दिया है, अब हमें सब कुछ पढ़ाया जाता है। हम मेंस के सिलेबस में, मतलब प्री में तो अपन जीके पढ़ते ही हैं, सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं, लेकिन मेंस के सिलेबस में हम ज्योग्राफी भी पढ़ रहे हैं, हम हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं, हम पॉलिटी भी पढ़ रहे हैं, हम पब्लिक एड भी पढ़ रहे हैं, हम राजस्थान भी पढ़ रहे हैं, हम इकोनॉमी भी पढ़ रहे हैं, हम बेसिक साइंस भी पढ़ रहे हैं, हम साइंस टेक भी पढ़ रहे हैं, हम नीति शास्त्र भी पढ़ रहे हैं, हम एथिक्स भी पढ़ रहे हैं। इसके अलावा हम हिंदी इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं, है ना। सब कुछ, मतलब लॉ भी पढ़ रहे हैं अपन, है ना। और इसके अलावा गीता तक भी हम लोग पढ़ रहे हैं। ऐसा कोई एरिया छोड़ा नहीं होगा जो हम पढ़ नहीं रहे हैं, है ना। हर एक चीज़ हम पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि हमें ऐसे सिविल ऑफिसर्स मिले जिनको हर एक चीज़ का नॉलेज हो, है ना। हर एक चीज़ को, अगर हमारे सामने कैसी भी प्रॉब्लम आती है तो हम उस प्रॉब्लम को कब सुलझा पाएंगे, जब हम विशेषज्ञ नहीं, हम सामान्यज्ञ होंगे। हमें हर एक चीज़ को मैनेज करना आना चाहिए। इसलिए मुझे नहीं लगता कि हम बहुत डीप में जाके हमें इकोनॉमिक्स या साइंस टेक पढ़नी पड़ेगी। हमें एक जनरल नॉलेज होना चाहिए। और आप मेंस के पेपर कभी भी उठा के देख लीजिए, बहुत ही सामान्य चीज़ें पूछी जाती हैं, है ना। और करंट की तो बहुत ही सामान्य पूछी जाती हैं, है ना। बस हमें हमें इतना आना चाहिए कि हम जो करंट पढ़ रहे हैं उसको मेंस के पेपर में यूज़ किस तरह से करना है ना। मैं ऐसे नहीं कहती कि मैंने अब तक आपको कितने क्वेश्चन करा दिए होंगे, कम से कम भी 300-400 क्वेश्चन तो करा ही दिए होंगे। पिछले 3-4-5 महीनों से अपनी यही सीरीज चल रही है ना, प्री के बाद में से। इवन प्री के भी पहले से ही चल रही थी, प्री के टाइम पे कुछ टाइम बंद किया था। 300-400 क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा चुकी हूँ। तो मैं ये नहीं कह रही कि मेरे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, क्योंकि मुझे भी नहीं पता एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। बट मैं इतना कह सकती हूँ कि जो भी करंट के मैंने मेंस के आपको क्वेश्चन कराए हैं वो आप बहुत सारी जगह यूज़ कर सकते हैं। अगर आप में टैलेंट है तो, जैसे कि हमसे पूछा गया किसी देश के साथ में विदेशी संबंध पूछा गया, या फिर हमसे आफ्टर इफेक्ट कोरोना के पूछे गए विदेशी संबंध पूछा गया, तो कल परसों मैंने S400 बताई थी, वो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं कोरोना के आफ्टर इफेक्ट पूछे जाते हैं तो हम के शेप और वी शेप रिकवरी को उसमें भी यूज़ कर सकते हैं ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको हम बहुत सारी जगह यूज़ कर सकते हैं। बस आपको आना चाहिए कि इस पॉइंट पे आपको कम से कम 50 शब्द आपके पास में होने चाहिए। और मैं वो मोस्टली वही पॉइंट लेती हूँ जो बड़े चर्चा में चल रहे हैं ना। वी शेप रिकवरी हमने डिस्कस कर ली थी। अब हम डिस्कस करेंगे के शेप रिकवरी, है ना, कि आखिर के शेप रिकवरी क्या होती है और किसकी रिकवरी, इकोनॉमिक रिकवरी। तो इसमें लिखा हुआ है के शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी, और 50 वर्ड्स में हमें लिखना है। तो आइए शुरू करते हैं। देखो, के शेप इकोनॉमिक रिकवरी तब होती है जब मंदी के बाद में अर्थव्यवस्था के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग दर से दर अलग अलग समय या परिमाण में रिकवरी होती है। ये ही के शेप रिकवरी की मेन परिभाषा जो है ना। जैसे पिछली बार मैंने बताई थी वी शेप रिकवरी की। अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है वी शेप रिकवरी, तो आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो, वहाँ पे मिल जाएगा। यही परिभाषा सबसे इम्पोर्टेंट है। पहले ही पैराग्राफ में हमने ये बता दिया के शेप रिकवरी होती क्या है। क्या होती है के शेप रिकवरी? जब एक टाइम पे मंदी आ जाती है, जैसे कोरोना के बाद में हमारे मार्केट में मंदी आ गई। मंदी के बाद में अर्थव्यवस्था के विभिन्न हिस्सों में, अलग अलग हिस्सों में, जैसे कि खनिज व्यवसाय में अलग चल रहा है, इस्पात में अलग चल रहा है, पेट्रोलियम वाला अलग चल रहा है, हर एक अलग अलग, मतलब अर्थव्यवस्था के जो अलग अलग हिस्से हैं, 8 कोर इंडस्ट्रीज मानी जाती है हमारी अर्थव्यवस्था की। कौन कौन सी मानी जाती है कोर इंडस्ट्री? जैसे कि इस्पात उद्योग हो गया, स्टील हो गया, वो कोर इंडस्ट्री है। पेट्रोलियम के जो उत्पाद हो गए वो कोर इंडस्ट्री में है। बिजली कोर इंडस्ट्री में है। कोल इंडस्ट्री में है। और क्या क्या है बताइए कि 8 जो हमारी है कोर इंडस्ट्रीज मानी जाती है जिन पे एक अर्थव्यवस्था टिकी हुई होती है। वो कौन कौन सी है? 4 मैंने बता दी, 4 आप बताओ, क्योंकि कई बार तो यही क्वेश्चन आ चुका है, आईएएस में आ चुका है, आरएएस में आने की देरी है कि 8 कोर इंडस्ट्री कौन कौन सी होती है। जैसे कि पिछली बार आईएएस में क्वेश्चन आया था, हम
अब तक पढ़ते थे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया की रिपोर्ट, पिछले वर्ष के मुकाबले हमने कितनी रैंक अचीव की, हमारी जो रैंक खराब हुई है या बढ़ी हुई है तो क्यों बढ़ी है, और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया ना बहुत तगड़ी गति से प्रगति कर रहा था, तो हम ये रिपोर्ट याद रखते थे कि हाँ भाई इस बार से 100वें से 77वें पे आ गया और 77 से 63वें पे आ गया था, है ना। तो हमने याद कर रखी थी कि भाई पूछा जाएगा, लेकिन उन्होंने पूछा क्या कि इंडिया की रैंकिंग बताते हुए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में जो 10 फैक्टर काउंट किए जाते हैं वो 10 फैक्टर लिखो, है ना। इसलिए मैं कहती हूँ कि आजकल जो हम सोचते हैं एग्जामिनर हमसे आगे सोचता है। अब हम ये तो याद कर रहे थे कि कौन सी रैंक है, कौन जारी करता है इंडेक्स, है ना, इंडिया की कौन सी रैंक है, कितना पिछली बार से इम्प्रूव हुआ, क्यों इम्प्रूव हुआ या क्यों ख़राब हुआ, ये नहीं याद करते थे कि 10 फैक्टर कौन कौन से हैं। इवन मैंने तो नहीं याद किया था टप्पे मार के आई थी एग्ज़ाम में, है ना। तो ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो थोड़ा सा याद करके रखिएगा कि हमारी इकोनॉमिक्स में या हमारी इकोनॉमी में 8 कोर इंडस्ट्रीज़ कौन सी होती हैं, ठीक है। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना मन से कि कितने लोगों को याद है, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि मंदी के पश्चात जब अर्थव्यवस्था के विभिन्न हिस्सों में, जैसे कि मंदी आई यूं, और ये वाला हिस्सा जैसे इस्पात से रिलेटेड है ये ऐसे बढ़ गया, ठीक है। फिर हम चल रहे हैं यूं, और ये पेट्रोलियम से रिलेटेड है ये यूं बढ़ गया, है ना। हो सकता है किसी और से रिलेटेड यूं बढ़ जाए, तो लगभग के शेप में इकोनॉमी आ गई ना। तो अलग अलग हिस्सों में, अर्थव्यवस्था के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग दर से, अलग अलग समय के अनुसार और अलग अलग परिणाम में रिकवरी होती है कि कोई हिस्सा किस तरफ बढ़ रहा है, कोई कम हो रहा है, कोई घट रहा है। उसे ही क्या कहते हैं हम, के शेप रिकवरी कहते हैं। यह विभिन्न क्षेत्रों, उद्योगों, लोगों और समूहों में समान रिकवरी के सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत होती है। नॉर्मली हम क्या सोचते हैं कि हमारी जीडीपी अगर ग्रो कर रही है तो लगभग हमारे देश का हर एक नागरिक, हमारा हर एक उद्योग, हमारे हर एक मतलब फैक्टर ग्रो कर रहा है ना। लेकिन यह जो सामान्य सिद्धांत है, या सामान्य सिद्धांत होता भी है कि अगर हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो देश ग्रो कर रहा है, लेकिन के शेप इकोनॉमिक रिकवरी की यही पहचान है कि इसमें जो समान रिकवरी वाला सिद्धांत था वो नहीं होता है। हो सकता है कोई एक फैक्टर बहुत आगे निकल गया, कोई एक फैक्टर बहुत पीछे रह गया, और कोई एक फैक्टर कम आगे निकल गया। यही के शेप इकोनॉमिक रिकवरी की पहचान होती है। के शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी से अर्थव्यवस्था की संरचना में व्यापक परिवर्तन हो जाता है और आर्थिक परिणाम मंदी के पहले और बाद में व्यापक बदल जाते हैं। अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव होता है दोस्तों कि जो पहले हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही थी ना, उससे हम बिल्कुल उलट हो जाते हैं जब के शेप इकोनॉमिक रिकवरी आती है, और जो मंदी के पहले की अवस्था थी वो मंदी के बाद की अवस्था से बिल्कुल उलट जाती है। हो सकता है कि मंदी से पहले जैसे कि हमारा जो पेट्रोलियम उत्पाद वाला है वो बहुत अच्छा चल रहा है ना, और हो सकता है मंदी के बाद में आप देखोगे कि जैसे बिजली की कमी आ गई थी, कोयल संकट उत्पन्न हो गया था ना, अपनी बिजली कटौती हुई थी पिछले कम से कम 7-8 दिन तक बिजली कटौती हुई थी। हमने कभी सोचा था कि ऐसा कोयल संकट भी हमारे यहाँ पे हो सकता है, बट हो गया था, है ना। तो जो पहले की इकोनॉमी है और बाद की इकोनॉमी है मंदी के बाद की, वो बिल्कुल चेंज हो जाती है और अर्थव्यवस्था बिल्कुल उलट जाती है। ये हमारी के शेप इकोनॉमिक रिकवरी की पहचान होती है। इस प्रकार की रिकवरी को के रिकवरी कहते हैं क्योंकि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र एक मार्ग पर एक साथ चलते हैं, तो डाइवर्जन के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जो कि रोमन अक्षर के भुजाओं के जैसी होती है। ये कह रहा है कि इसी प्रकार की जो इकोनॉमिक रिकवरी है उसको के शेप इकोनॉमिक रिकवरी कहते हैं, क्योंकि विभिन्न क्षेत्र जब एक मार्ग पे चल रहे होते हैं, जैसे नॉर्मल जीडीपी हमारी यहाँ से शुरू हो रही है और वो ग्रो कर रही है, तो ऐसे ग्रो करेगी हमारी हर एक इंडस्ट्री, उसके साथ में ग्रो करती जाएगी। लेकिन क्या होता है कि के शेप इकोनॉमिक रिकवरी में जैसे ये हमारी इकोनॉमी थी, मंदी के पश्चात यहाँ पहुँच गई, अब यहाँ से फिर से ग्रो कर रही है, तो हो सकता है कि हमारा जो कोई मतलब इकोनॉमी का कोई पार्ट है वो यहाँ पहुँच गया, इकोनॉमी का कोई पार्ट यहाँ ही रह गया, तो बिल्कुल उलट हो जाता है, किसी भी क्षेत्र में डाइवर्जन हो सकता है। इसे ही हम के शेप इकोनॉमिक रिकवरी कहते हैं, ठीक है। इसकी अगर आप बनाना चाहो चित्र तो इस तरह से बना सकते हो कि ये था टाइम जब लॉकडाउन लगा, ठीक है। और कुछ जैसे कि जो फिस्कल है हमारा बैंक एंड फिस्कल, मतलब यहाँ पहुँचे हैं, मतलब फिस्कल अपनी वित्तीय संरचना यहाँ पहुँच गई, यहाँ से हमने ग्रो करना स्टार्ट किया। तो जैसे टेक्नोलॉजी और वाइट कॉलर्स जो है ना, उनकी तो स्थिति ठीक ठाक रही, उन्होंने तो यहाँ तक ग्रो कर ली, लेकिन जो स्मॉल बिजनेस थे वो यहीं रह गए, है ना। तो देख रहे हो आप कि देखो लॉकडाउन हुआ, हम
इस टाइम पे लॉकडाउन हुआ सबसे पहले, और मतलब जो हमारी बैंकिंग व्यवस्था थी वो पूरी चरमरा गई, यहाँ आ गई। फिर हमने इकोनॉमिक ग्रो करना स्टार्ट किया। लोन हमें बैंकों ने ही तो दिया था, उस लोन का फ़ायदा उठा के, या फिर जब रिकवरी हुई उसका फ़ायदा उठा के जो वाइट कॉलर्स है, आपको पता समझ में आता है वाइट कॉलर्स क्या होता है, मतलब टेक्नोलॉजी जो थी और जो हमारे लार्ज इंडस्ट्रीज़ थी वो तो एकदम से ग्रो कर गई है ना। बड़े उद्योगों को कोई खास नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो स्मॉल बिजनेस थे वो जितने नीचे चल रहे थे उससे भी नीचे हो गए। तो ये हमने के शेप इकोनॉमी दिखाने की कोशिश, रिकवरी दिखाने की कोशिश की है। ये चित्र आप भी अपनी कॉपी में बना लेना, और लगभग अगर ये चित्र बना दोगे तो अच्छे नंबर आ जाएंगे। मुझे नहीं लगता के शेप इकोनॉमिक रिकवरी में हमें और कोई ज़्यादा कोई डीप थीम देने की ज़रूरत है। तो के शेप इकोनॉमिक रिकवरी को सामान्य परिभाषा में आप कैसे बताएंगे? मंदी के पश्चात जब अर्थव्यवस्था के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग दर से, अलग अलग समय के अनुसार और अलग अलग परिमाण में रिकवरी होती है, तो उसे के शेप रिकवरी कहते हैं। यह क्षेत्रों, उद्योगों, लोगों की एक समान रिकवरी जो होती है उसके सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत है। के शेप इकोनॉमिक रिकवरी के बाद में अर्थव्यवस्था की संरचना में व्यापक बदलाव आ जाता है, और आर्थिक परिणाम जो है वो मंदी के पहले और मंदी के बाद में जो होती है, जो हमारी संरचना थी, मूल स्ट्रक्चर था इकोनॉमी का, वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। ठीक है, और अलग अलग डाइवर्जन के कारण हो सकता है इकोनॉमी की भुजाएं बन जाती हैं जो कि रोमन अक्षर के से मिलती जुलती हैं, और इस तरह का चित्र बना के आप अपने जो विचार हैं उनको ज़्यादा स्पष्ट कर सकते हो कि भाई इस तरह से के शेप इकोनॉमिक रिकवरी होती है। और मैं जल्दी जल्दी में वो खाना बनाना भूल गई हूँ। जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि अगर कहीं भी चित्र बनाएं तो उसके चारों तरफ यूँ बाउंड्री ज़रूर बना दें, और बाउंड्री बना के उसके एक तरफ आप लिख दें कि आप क्या दिखाना चाह रहे हो। तो आप एक तरफ लिख देना के शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी, है ना, उससे थोड़ा सा व्यवस्थित लगेगा उत्तर, है ना। और मतलब जहाँ तक हो सके बताऊँ कैसे बनाना है चित्र, कि यहाँ पे हम आंसर लिख रहे हैं ना, यहाँ पे हम आंसर लिख रहे हैं ना, जितनी मैंने जगह में लिखा है ना उतना ही आपको जगह मिलेगी। ठीक है, तो इधर हमें आंसर लिखना है और इधर एक खाना बना लेना है। ठीक है, और खाना बना के यहाँ पे वो बना के चित्र, और इधर एक हेडिंग डाल देनी है के शेप इकोनॉमिक रिकवरी। और जहाँ तक हो सके चाहे तो कच्चे पेन से ही, ऐसा नहीं बोल रही मैं स्केल स्केल लगाने की जरूरत है, कच्चे पेन से ही आप थोड़ी सी उसके बाउंड्री बना देना, और फिर बची हुई जगह में नीचे आप यूज़ कर लेना, क्योंकि इतनी ही जगह मिलेगी, वहाँ पर ज़्यादा जगह नहीं मिलेगी कि ऊपर आराम से उत्तर लिख के नीचे चित्र बनाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं मिलेगा, वहाँ पे इतना स्पेस नहीं होता है अपने पास में। ठीक है, तो दोस्तों ये था के शेप इकोनॉमिक रिकवरी। मुझे लगता है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कमेंट नहीं करते हैं आपका, आजकल आप कमेंट भी कर दिया करो, वीडियो के नीचे लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। और अगर आपको बेहतर आंसर और ज़्यादा आता है तो आप टेलीग्राम पे या मेल पे या फिर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हो। मैं वो उस आंसर को या तो पिन कर दूँगी अगर आप कमेंट बॉक्स में बता रहे हो, ताकि और भी बच्चे उसको पढ़ सकें। और अगर आप टेलीग्राम पर शेयर कर रहे हो तो मैं उसे अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूँगी। टेलीग्राम पर सारी PDF मैं शेयर करती हूँ जो भी हम पढ़ रहे हैं। अगर आपको चाहिए वो PDF तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी मेल ID, टेलीग्राम चैनल सबका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके मुझे आप फॉलो कर सकते हो। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।